नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशनल सेंटर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, परिवार में सब सही होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अपनी पढ़ाई लगातार निरंतर जारी रखें क्योंकि यूपीआरओ ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस अनुसार आपके पास 90 दिन का टाइम है, जिसमें से आपका हर दिन एक-एक दिन कम होता जा रहा है लगातार। इस 90 दिन को एकदम अच्छे से पकड़ कर रखें, जिससे कि आप हर दिन का छोटा से छोटा गोल बनाएँ कि आपका क्या गोल होना चाहिए, अगले दिन क्या पढ़ें, उसके बाद क्या पढ़ें, फिर क्या करें। इस तरीके का शेड्यूल सेट करें, गोल सेट करें, उस अनुसार लगातार काम करते जाएँ, जिससे आप धीरे-धीरे अपनी मंजिल की तरफ पहुँचते चले जाएँ दोस्तों। आपने अगर ओटीआर नहीं किया है तो ओटीआर जाकर के कर लें, क्योंकि ओटीआर के लिए बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ओटीआर इस समय नहीं हो रहा है, सर्वर स्लो चल रहा है। जिनका ओटीआर अगर पीसीएस का है, यूपी पीसीएस का पिछली बार का, उसी ओटीआर से काम हो जाएगा दोस्तों। और जिनका ओटीआर नहीं हुआ है वह ओटीआर कर लें रात 12 बजे के बाद या सुबह 4 बजे, इस टाइम के बीच में अगर वो ओटीआर करेंगे तो उनका ओटीआर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म फिल कर लें। वरना लास्ट टाइम में ना ओटीआर हो पाएगा, ना फॉर्म फिल कर पाएंगे और सारी की गई मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, वहाँ तक आप उस लक्ष्य तक दोस्तों पहुँच नहीं पाएंगे उसके बाद। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर दिन के लेक्चर में कोई ना कोई टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आता हूँ। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता हम देख रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हमने इसके सैन्य सभ्यता की उत्पत्ति को देखा, सैन्य सभ्यता की खोज को देखा, उत्पत्ति देखा। अब हमने इसका नामकरण देख लिया, काल निर्धारण देख लिया। हमने 4-5 पॉइंट्स, 4-5 एरियाज़ इसके देख लिए थे। अब बचे हुए एरियाज़ से हमने आपको बताया था कि हम इसकी राजनीति देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे, इसका समाज देखेंगे, इनकी धार्मिक व्यवस्था देखेंगे, इनका आर्थिक जीवन कैसा था और इनका पतन कैसे होगा, यह सारी घटनाक्रम को हम देखेंगे। साथ ही साथ हमें किन क्षेत्रों से सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे मोहनजोदाड़ो से, चौहुदड़ो से, धौलावीरा से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से, किन क्षेत्रों से कौन से साक्ष्य मिले, हम उन साक्ष्यों को भी देखेंगे। क्योंकि डायरेक्ट आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उस पैटर्न में फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट आपसे फैक्ट पूछा जाता है। तो फैक्ट को कॉन्क्रीट करने के लिए हम सारे साक्ष्य को देखेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें मिली थी उत्खनन पर। तो जिससे हमारी ये पूरा टॉपिक्स होल कंप्लीट हो जाएगा। आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता का सेकंड पार्ट है, क्योंकि यह सबसे मेन क्रूशियल एरिया, जहाँ से आप देखेंगे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने। तो कुछ बड़े एरियाज है जहाँ पे हमें 1 से 2 दिन लगे, कुछ एरियाज छोटे होंगे जहाँ हम 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्लासेस हम व्हाइट बोर्ड पे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, और कुछ क्लासेस हम लैपटॉप के माध्यम से या पेन टैब के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आपको सारी क्लासेस अप टू 90 डेज के अंदर, मतलब मैंने प्रॉमिस किया कि 80 दिन के अंदर, तो मैं 80 दिन से पहले आपका सारा टॉपिक कवर कर दूंगा। और आप तेजी से नोट्स को लिखा करें यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो लगातार जल्दी तेजी से लिखा करें, इसलिए मैं लगातार बोलता रहता हूँ। या अगर आप लिख नहीं रहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखते जाएं। लास्ट टाइम में जब आप क्लास खत्म हो जाए तो आप दोबारा उसे देख करके लिख सकते हैं किसी एक जगह, ताकि आपके क्रिप्स नोट्स बन जाए 4-4 पेज के हर टॉपिक्स के। तो लास्ट टाइम में आपके पास 100, 150, 200 पेज का जो नोट्स ओवरऑल बनेगा, वह महत्वपूर्ण नोट्स होगा आपके एग्जाम्स में, आपकी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा दोस्तों। लास्ट में मैं अपने जो हमारा चैनल होगा, हमने भारत एजुकेशनल सेंटर के नाम से हमने अपना व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल बना दिया है दोस्तों। तो जो लोग चाहें, जो बच्चे जुड़ना चाहें उससे जुड़ सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग भारत एजुकेशन सेंटर को सर्च करें जाकर के व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, और यहाँ जुड़ जाएं दोस्तों। और वहाँ पर हम अपने महत्वपूर्ण पीडीएफ, जो भी पीडीएफ हम यहाँ पढ़ाएंगे दोस्तों, उसके पीडीएफ हम वहाँ पे डालते जाएंगे डेली टू डेली। वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ हम डालेंगे, कुछ हम क्वेश्चन भी उसमें डालते रहेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता में। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखेंगे। इसका एरिया कितना विस्तृत था, कहाँ कहाँ के क्षेत्रों में फैला था, इन सारे एरियाज को हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो अपने कॉपी में लिखते जाइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार दोस्तों। जैसे आपको पता है, ये एक महान सभ्यता रही है और यह
अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता थी और इसका क्षेत्रफल भी अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में सबसे बड़े क्षेत्र को धारण करती थी दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि इसका विस्तार क्षेत्र देखते हैं। तो अगर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव होता है दोस्तों, इसका उद्भव ताम्र पाषाणिक काल में होता है। किस काल में होता है? ताम्र पाषाणिक काल में इसका उद्भव होता है दोस्तों। ताम्र पाषाणिक काल में उद्भव होता है इसका। और वही जो विस्तार की बात किया जाए दोस्तों इसके, तो विस्तार जो इसका रहा है वह मुख्यतः भारत, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के क्षेत्रों में पाया गया दोस्तों। तो भारत में और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ज़्यादा था और जो अफगानिस्तान का क्षेत्र, वहाँ से 2 ही क्षेत्र पाए गए हैं। उन 2 क्षेत्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान क्षेत्र में नाम मात्र का था या बहुत कम था या नगण्य था दोस्तों। लेकिन इन 2 क्षेत्रों में सर्वाधिक विस्तार पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में। अभी मैं मैप बना करके आपको दिखाऊंगा कि किन क्षेत्रों में कहाँ तक साम्राज्य मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दोस्तों पाया गया था। आइए अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों, इसका विस्तार कितना था दोस्तों। सिंधु क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो दोस्तों यह उत्तर में जाता था आपके मांडा, जो कि चिनाब नदी का क्षेत्र है। चिनाब नदी यह JNK जम्मू और कश्मीर में है दोस्तों। पूर्वी क्षेत्र इसका आलमगीरपुर है जो कि आपके यूपी में है। आलमगीरपुर यूपी के मेरठ शहर में दोस्तों, ये इसका पूर्वी विस्तार था। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरतम विस्तार जो था मांडा चिनाब नदी किनारे जो था। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार जो दोस्तों वह आलमगीरपुर था जो कि यूपी मेरठ का क्षेत्र था। जो दक्षिणी विस्तार था सिंधु सभ्यता का दोस्तों वह दाइमाबाद महाराष्ट्र का था। दाइमाबाद आपके महाराष्ट्र में दोस्तों। और इसका पश्चिमी क्षेत्र जो था दोस्तों यह बलूचिस्तान का सुतकांगिंडोर था। सुतकांगिंडोर बलूचिस्तान दोस्तों। यह जो दाइमाबाद शहर था दोस्तों यह किम नदी किनारे स्थित था। और आपका जो आलमगीरपुर जिला मेरठ था यह हिंडन नदी किनारे स्थित था दोस्तों। कई बार आपसे नदियों का क्रम दे करके आपसे मिलाने कहता है कि कौन सा क्षेत्र किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों। और यह सुतकांगिंडोर जो था दोस्तों यह दासक नदी किनारे स्थित था। दासक नदी किनारे स्थित था और यह बलूचिस्तान का क्षेत्र था दोस्तों। बलूचिस्तान आपके अफगानिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था, तो सबसे पूर्वी क्षेत्र होगा आपका आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, या हिंडन नदी किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था दोस्तों, तो मांडा चिनाब नदी किनारे स्थित जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था दोस्तों, तो दाइमाबाद था जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वह किम नदी किनारे स्थित दाइमाबाद। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था, तो सुतकांगिंडोर जो कि दासक नदी किनारे स्थित था दोस्तों, यह बलूचिस्तान का क्षेत्र था दोस्तों। आइए और बाकी चीजें हम देखते हैं। जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण विस्तार जो था यह त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ था। इसका संपूर्ण सभ्यता जो थी त्रिभुजाकार रूप में फैली थी दोस्तों। किस रूप में, त्रिभुजाकार रूप में। त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी जो संपूर्ण सिंधु क्षेत्र था दोस्तों। इसका जो क्षेत्रफल था दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आएगा आपके 12 लाख
99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इसका क्षेत्रफल होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर हम सैन्य सभ्यता का उत्तरी से लेकर दक्षिणी विस्तार देखते हैं, उत्तर दक्षिण विस्तार सैन्य सभ्यता का, उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है दोस्तों, दक्षिण विस्तार, यह 1400 किलोमीटर है। कितना है? 1400 किलोमीटर दोस्तों। अगर पूरब से पश्चिम के विस्तार की बात करें दोस्तों, पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है हमारा, यह 1600 किलोमीटर है दोस्तों। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है यह उत्तर दक्षिण के विस्तार से ज्यादा था, क्योंकि उत्तर दक्षिण का विस्तार देखिए सिर्फ 1400 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार दोस्तों 1600 किलोमीटर है। तो 200 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार ज्यादा है उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा दोस्तों। तो इतने पॉइंट्स आप लिख लें। मैं एक यहां पे आपको छोटा सा मैप बना देता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं विस्तार क्षेत्र इनका। उम्मीद करता हूं कि पूरा भारत आपको दिख रहा होगा दोस्तों। भारत के बाद दोस्तों यह आपका पाकिस्तान का क्षेत्र है, यह आपका अफगानिस्तान तक का क्षेत्र है दोस्तों। तो यहां पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र पाए गए हैं दोस्तों, वो ऐसे पाए गए हैं। इन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ट्रायंगल के रूप में दोस्तों पाया गया है। तो ये सिंधु क्षेत्र का विस्तार है दोस्तों। जिसमें अभी चिनाब हो जाएगा, सबसे आपका उत्तरी क्षेत्र हो जाएगा जो कि मांडा नदी, मांडा क्षेत्र है। पूर्वी हो जाएगा आपका आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश दोस्तों। दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र दाइमाबाद हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। और इसका बलूचिस्तान क्षेत्र हो जाएगा, जो सुतकांगिंडोर का बलूचिस्तान क्षेत्र, जो सुतकांगिंडोर है। तो सुतकांगिंडोर यहाँ पर, मांडा यहाँ पर दोस्तों, आपका आलमगीरपुर यहाँ पर, और हिंडन आपका जो दाइमाबाद क्षेत्र वो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो इस आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किया है दोस्तों, 4 भागों में, ट्रायंगल के रूप में दोस्तों। आप देख सकते हैं यह सबसे हमारा उत्तरी क्षेत्र था दोस्तों, यह पूर्वी क्षेत्र है, यह दक्षिणी क्षेत्र है, और यह पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों। तो मैंने यहाँ सारी चीजें लिख दी हैं, आप इसे राइट डाउन कर लें ताकि मैं मिटा करके आगे की चीजें आपको बता सकूं दोस्तों। और दोस्तों अगर किसी को हमारा चैनल YouTube पर नहीं मिल रहा है भारत एजुकेशनल, तो आप @BEC 1994 जैसे ही आप अपने YouTube पर डालेंगे, क्लिक करेंगे, तैसे ही आप मेरे चैनल पर तुरंत ही आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को दोस्तों। तो इस आधार पर आप हमारे चैनल तक दोस्तों डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ही भारत एजुकेशनल सेंटर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आप हमारे सीधे व्हाट्सएप चैनल पे, और इसी के नाम से आप हमारे भारत एजुकेशनल सेंटर के नाम से ही आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा दोस्तों। हम दोनों पर PDF सेंड करेंगे, दोनों पर क्वेश्चन बैंक भी डालेंगे, क्वेश्चन भी डालेंगे डेली। तो वह सारी चीजें आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पे जाकर के वहां ज्वाइन करें चैनल को और उसका फायदा उठाएं दोस्तों। इसे राइट डाउन करें दोस्तों।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारी चीजें लिख ली होंगी। आइए हम आगे घटनाक्रम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इन जनरल एक दो चीजें लिख ली दोस्तों। प्राक हड़प्पा से लेकर के प्राक हड़प्पा से लेकर उत्तर हड़प्पा, अभी मैं दोनों पूर्व प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा शब्द को समझाऊंगा दोस्तों। पहले आप ऐसे ही लिख लें एज इट इज का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र दोस्तों। देखिए दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र हैं। जो प्राक मतलब होता है कि हड़प्पा को हमने तीन काल जोन में बांटा है दोस्तों। एक प्राक हड़प्पा है, एक परिपक्व हड़प्पा है और एक उत्तर हड़प्पा है दोस्तों। मतलब कि यहां से हड़प्पा प्रारंभ होती है, प्राक हड़प्पा अर्थात हड़प्पा से पहले का चरण। परिपक्व हड़प्पा मतलब हड़प्पा का जो चरण चल रहा था वो मुख्य चरण हड़प्पा का, अर्थात यहां पे हड़प्पा परिपक्व हो चुकी थी, यहां पे व्यापार नगरीकरण सब फैल रहा था। यह क्षेत्र ग्रामीण रूप में था और यही ग्रामीण आगे बढ़ करके आपका जब वहां पे उत्पादन ज्यादा होगा, अर्थव्यवस्था ज्यादा सशक्त होगी तो शहर का निर्माण होगा दोस्तों। तो जब शहर का निर्माण हुआ तो सैन्य सभ्यता परिपक्व हो गई दोस्तों। तो यह मुख्य टाइम पीरियड था सैन्य क्षेत्र का। उसके बाद जब वहां पे सैन्य सभ्यता का पतन हो गया तो सैन्य सभ्यता के पतन के बाद पुनः एक ग्रामीण व्यवस्था ने जन्म लिया जिसको हम उत्तर हड़प्पा बोलते हैं दोस्तों। उत्तर हड़प्पा अर्थात यह ग्रामीण यह भी थी, ग्रामीण यह भी होगी, और दूसरी जो परिपक्व हड़प्पा थी यह शहरी हड़प्पा थी, यह शहरी रूप में। मतलब यह परिपक्व थी, यह परिपक्व नहीं थी, यह परिपक्व नहीं थी। यहां से हड़प्पा का चरण स्टार्ट होता है, धीरे धीरे विस्तार होकर के हड़प्पा बनता है। हड़प्पा का जब पतन हो जाता है तो फिर पुनः पतन हुआ क्षेत्र से हमें उत्तर हड़प्पाई क्षेत्रों का पता चलता है दोस्तों। अर्थात प्राक हड़प्पा हड़प्पा से पहले, उत्तर हड़प्पा अर्थात हड़प्पा के बाद का समय पीरियड दोस्तों। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं जो प्राक हड़प्पा से लेकर के आपके उत्तर हड़प्पा तक के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहला इसमें आंसर होगा आपका सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा दोस्तों। दूसरा दोस्तों होगा इसमें आपका मांडा। जो मांडा का क्षेत्र है वह प्राक हड़प्पा में भी है, परिपक्व हड़प्पा में भी है और उत्तर हड़प्पा में भी है दोस्तों। सुरकोतड़ा जो क्षेत्र है वह प्राक हड़प्पा में भी है, परिपक्व हड़प्पा में भी और उत्तर हड़प्पा में, तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोस्तों ये सारे क्षेत्र। राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा दोस्तों। यह जो क्षेत्र थे सुरकोतड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, ये सारे क्षेत्र आपके सैन्य सभ्यता के प्राक हड़प्पा क्षेत्र का भी, परिपक्व हड़प्पा क्षेत्र में और उत्तर हड़प्पाई क्षेत्र, तीनों कालखंड में हमें यह क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अर्थात यह क्षेत्र जो थे यह उत्तर हड़प्पा प्राक हड़प्पा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूर्णतः। मतलब कि वो पूर्व हड़प्पा में भी थे, परिपक्व हड़प्पा में भी थे और उत्तर हड़प्पा में भी दोस्तों पाए गए थे। आप यह फैक्ट्स नोट कर लें दोस्तों। हम एक फैक्ट और लिख देते हैं, सैन्य सभ्यता के वे क्षेत्र जो नगरीय रूप में पाए गए थे।
दूसरा पॉइंट दोस्तों, सैन्य सभ्यता के वे क्षेत्र जो नगरीय थे, सैन्य सभ्यता के वे क्षेत्र जो नगरीय थे दोस्तों। तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र नगरीय थे आपके। तो इसमें पहला नाम आएगा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, उसके बाद लोथल कालीबंगा, लोथल कालीबंगा, बनावली, और लास्ट आपका आएगा दोस्तों धौलावीरा। ये ऐसे क्षेत्र थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। दोस्तों यह सारे क्षेत्र जो थे, यह सारे के सारे क्षेत्र नगरीय क्षेत्र थे। सैन्य सभ्यता के वे क्षेत्र जो नगरीय थे, तो यह सभी क्षेत्र जो हैं सैन्य सभ्यता के नगरीय थे। कौन कौन? हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। दोस्तों डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सैन्य सभ्यता के कौन कौन से क्षेत्र नगरीय थे दोस्तों। तो आपका हड़प्पा आएगा आंसर, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा होगा दोस्तों। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है कि प्राक हड़प्पा से लेकर के उत्तर हड़प्पा तक का प्रतिनिधित्व करने वाले हड़प्पाई क्षेत्र कौन कौन से थे दोस्तों, तो आपका आंसर होगा सुरकोतड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। दोस्तों आपने इतने पॉइंट समझ लिए होंगे दोस्तों, आप इन्हें लिख लें, फिर हम आगे के पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम सीधे चलेंगे नगर नियोजन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों नगर नियोजन कैसा था दोस्तों। आई होप आपने यहां तक की चीजें लिख ली होंगी दोस्तों, क्योंकि इसीलिए मैं एक एक लाइन को 2-2 3-3 बार बोलता हूं ताकि आपको यहीं पर याद भी हो जाए। तो सैन्य सभ्यता का जो नगर नियोजन था, हम अब देखेंगे सैन्य सभ्यता का जो विस्तार तो हमने देख लिया, अब सैन्य सभ्यता के हम नगर नियोजन को देखेंगे, उनकी स्थापत्य प्रणाली को समझेंगे कि उन्होंने स्थापत्य कैसा किया था, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वहां पे बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर कैसा था। अब हम इन सारी चीजों को दोस्तों देखेंगे, वहां पे सड़क की व्यवस्था कैसी थी, वहां पे वातावरण कैसा था वहां का, इन सारी चीजों को हम नगर नियोजन में दोस्तों देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं नगर नियोजन कैसा था सैन्य क्षेत्र में दोस्तों। तो सैन्य क्षेत्र का नगर नियोजन दोस्तों, सैन्य क्षेत्र का नगर नियोजन दोस्तों। तो मैं यहां पॉइंट टू पॉइंट लिखता जाऊंगा, छोटा छोटा पॉइंट, पहले सारे पॉइंट लिखता जाऊंगा, फिर आपको बाद में एक एक चीज समझाता जाऊंगा दोस्तों। तो जो सैन्य क्षेत्र था वह कैसा क्षेत्र था दोस्तों, एक नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। दूसरा पॉइंट कि इसके शहर जो थे, जो सैन्य सभ्यता के जो शहर थे, इन शहरों को अधिकांशतः हमने 2 भागों में बांट रखा था, एक दुर्गीकृत भाग हुआ करता था, एक सामान्य क्षेत्र हुआ करता दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसी व्यवस्था थी इनके यहां। सामान्यतः शहरों को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, 2 भागों में विभाजित किया जाता था। अब 2 भाग कौन से दोस्तों, पहला एक था अपर टाउन, जिसको उच्च दुर्ग बोलते थे, ऊंचे दुर्ग, अपर टाउन, और एक था लोअर टाउन दोस्तों। ये ऊंचे दुर्गीकृत क्षेत्र थे और ये
निम्न क्षेत्र था दोस्तों। जो ऊंचे क्षेत्र थे, यहां पर जो घर होते दोस्तों, यह ग्रिड पैटर्न पे घर होते थे काफी हद तक, ऐसे ग्रिड पैटर्न पे घर होते दोस्तों। यह सड़कें होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी दोस्तों, उसके अंदर यह घर बने होते दोस्तों। यह एक ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था। यह आपकी लैंड हुआ करती थी, भूमि हुआ करती थी। इसको एक ऊंचे स्थान बनाया जाता था, क्योंकि जो भी सभ्यताएं उस समय बनाई जाती थी, सैन्य सभ्यता में जो भी सभ्यताएं थी वो नदियों किनारे हुआ करती थी। तो नदियों में के किनारे स्थित होने के कारण उसमें बाढ़ की समस्या रहती दोस्तों। तो जो बाढ़ से मुख्य क्षेत्र, जो ऊंचा क्षेत्र था, वह ना डूबे, इसलिए हमेशा इसको ऊंचाई पर, इसीलिए इसको बोलते हैं ऊंचे टीलों पर इसकी स्थापना की थी दोस्तों। वहीं एक दूसरा क्षेत्र हुआ करता था जो कि लोअर टाउन था दोस्तों। लोअर टाउन, यहां पे सामान्य लोग रहा करते थे दोस्तों। इसमें सामान्य लोग रहते थे। इसमें लोअर टाउन जो था दोस्तों आपका, यह लोअर टाउन था, यह अपर टाउन है। अब बीच में नदी हुआ करती थी दोस्तों। यह नदी दोस्तों, इसमें सामान्य वर्ग रहते थे। सामान्य वर्ग या कर्मचारी रहते थे, इसमें कि बढ़ई रहते होंगे, लोहार रहते होंगे, इस टाइप के लोग, या सैनिक लोग रहते होंगे। और यहाँ पे जो दोस्तों था, यह जो अपर एरिया था, ऊंचा जो क्षेत्र था, यहाँ पे राजा महाराजा, राजा के अधिकारी, राजा के मंत्री, राजा के सेनापति, इन लोग रहे करते थे। मतलब विशेष वर्ग यहाँ रहता था दोस्तों। और ये फोर्टिफिकेशन, यह दुर्गीकृत व्यवस्था थी दोस्तों। यहाँ पे क्षेत्र को दुर्गीकृत रखा जाता था। क्यों? ताकि क्षेत्रों में लूट मार ना हो, लुटेरे वहां आकर के क्षेत्रों में चोरी ना कर लें, लूट ना कर लें। इसलिए इन क्षेत्रों का, अपर टाउन का, हमेशा दुर्गीकरण किया था दोस्तों। मतलब इनको प्रोटेक्ट रखा, चारों तरफ से चार दीवारी से घेर दिया जाता दोस्तों। और यहां पे रहते थे विशेष लोग, विशेष वर्ग, अर्थात राजा मंत्री, विशेष वर्ग रहते यहां पर। यहां पे राजा मंत्री रहते, यहां पे सामान्य वर्ग के लोग दोस्तों रहते। और दोस्तों इसका अपवाद क्या होगा? कुछ जगह ऐसे हैं जो दो भागों में नहीं, जिनका विभाजन शहरों का 3 भागों में, और कुछ जगहों क्षेत्रों का विभाजन सिर्फ एक भाग में किया गया, मतलब उनका कोई विभाजन नहीं है। जैसे अपवाद देखिए दोस्तों, अपवाद, तो पहला अपवाद होगा दोस्तों आपका धौलावीरा। धौलावीरा का विभाजन जो है दोस्तों, यह 3 भागों में किया गया था। धौलावीरा शहर का विभाजन 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में दोस्तों विभाजन किया गया था। वहीं दूसरा अपवाद क्या है इसका? लोथल और सुतकांगेंडोर और सुरकोतड़ा। लोथल, सुतकांगेंडोर प्लस सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा क्षेत्र, इनका विभाजन जो है दोस्तों, यह एक भाग में था सिर्फ। इसका विभाजन सिर्फ एक भाग में किया था। इनका कोई भी, इनको किसी भी भाग, मतलब इस लोथल, सुरकोतड़ा और जो सुतकांगेंडोर था, इनका विभाजन एक भाग में होता था, मतलब यह एक भाग में पाए थे, इनका कोई विभाजन नहीं होता था। और धौलावीरा का 3 भागों में विभाजन होता दोस्तों। इस रूप में विभाजन हुआ करता दोस्तों। तो लोथल, सुतकांगेंडोर और सुरकोतड़ा में कोई भी विभाजन शहरों का नहीं पाया जाता दोस्तों, वहां पे एक ही रूप में शहर पाए जाते थे। और धौलावीरा जो क्षेत्र था, वहां पे शहरों का विभाजन 3 भागों में किया जाता था। अधिकांशतः शहर जो थे वह 2 भागों में बांटे जाते थे, एक ऊंचा क्षेत्र, एक लोअर क्षेत्र, निम्न क्षेत्र हुआ करता दोस्तों। जो ऊंचा क्षेत्र था उसको दुर्गीकृत किया जाता था, वहां विशेष वर्ग के लोग रहते थे। और जो लोअर टाउन था, जो निम्न वर्ग था, यह सामान्य क्षेत्र था, यह नीचे के क्षेत्रों में स्थापित किया जाता था। तो आइए दोस्तों, आपने इतने पॉइंट्स तो समझ लिए होंगे।
ज्यादातर नगरों की किलेबंदी होती थी दोस्तों, ज्यादातर नगरों की किलेबंदी होती थी। ज्यादातर नगरों की किलेबंदी होती थी, लेकिन इसका भी अपवाद है दोस्तों। इसका अपवाद क्या आप देख लीजिए, तो इसका अपवाद होगा चहुंदड़ों और अल्लाह दीनों। चहुंदड़ों व अल्लाह दीनों। चहुंदड़ों व अल्लाह दीनों दोनों पाकिस्तान के क्षेत्र थे दोस्तों, पाकिस्तान के क्षेत्र थे दोस्तों। और इन क्षेत्रों में कोई भी किलेबंदी नहीं की गई थी। ज्यादातर जो नगर थे उनकी किलेबंदी होती थी, लेकिन अपवाद के रूप में देखें तो चहुंदड़ों जो क्षेत्र था वहां पर चहुंदड़ों और अल्लाह दीनों में कोई भी दुर्गीकरण किलेबंदी नहीं की गई थी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आप इन्हें लिख लें, फिर हम आगे का पॉइंट लिखते हैं। तेजी से अपने हाथ पैर चलाते रहें दोस्तों। और इनका जो नगर नियोजन था दोस्तों, यह नगर नियोजन पूर्णतः पर्यावरण पर आधारित था, पर्यावरण के अनुकूल हुआ करता दोस्तों, पर्यावरण के अनुकूल हुआ करता था इनका सारा विस्तार, सारा क्षेत्र। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी दोस्तों, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, समकोण पर काटती सड़कें पाई जाती थी। इस रूप में सड़कें एक दूसरे को काटती थी दोस्तों, जिसको हम समकोण को हम शतरंज नुमा भी बोलते हैं, शतरंज चेस बोर्ड जिसे आप जानते हैं, या इसी को समकोण को ही हम ग्रिड पैटर्न भी बोलते हैं दोस्तों। इस समकोण को हम ग्रिड पैटर्न भी बोलते हैं दोस्तों। ग्रिड पैटर्न, यह सारी व्यवस्थाएं दी गई थी दोस्तों सैंधव क्षेत्र के नगरीय व्यवस्था में दोस्तों। अधिकांशतः जो शहर थे दोस्तों, यह अधिकांशतः शहर आपके पक्की ईंटों के बनाए गए थे। अधिकांशतः शहर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। एक मिनट दोस्तों, अधिकांश क्षेत्रों में पक्की ईंटों का प्रयोग दोस्तों किया जाता था। अब इसका अपवाद क्या था दोस्तों, तो इसका अपवाद होगा दोस्तों आपका कालीबंगा व रंगपुर। कालीबंगा व रंगपुर में जो घरों का निर्माण होता था दोस्तों, वह पक्की ईंटों का ना होकर के कच्ची ईंटों से निर्माण किया गया था। अधिकांश जो घर थे या अधिकांश शहर जो थे, अधिकांश घरों का निर्माण पक्की ईंटों के अधिकांश घरों का जब निर्माण करते थे उनमें हम पक्की ईंटों का प्रयोग करते दोस्तों। लेकिन कालीबंगा और रंगपुर ऐसा क्षेत्र था जहां पर हम काली ईंटों का मतलब जहां पर हम पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, वहां पर हम मिट्टी के ईंटों का प्रयोग करते थे, मिट्टी का ईंट बनाते दोस्तों, उसका प्रयोग करते दोस्तों। आप आई होप इतने सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे, आप इन्हें राइट डाउन कर लें। अधिकांश जो घर दोस्तों यहां पाए गए हैं, अधिकांश घरों में सब दोस्तों पॉइंट्स फटाफट लिखते जाएं। अधिकांश घरों में हमें स्नानाघर, आंगन, कुआं और रसोई,
तो जो अधिकांश घर हुआ करते थे उन घरों में दोस्तों स्नानाघर के मतलब अर्थात उनके लिए वहां पे स्नान करने की व्यवस्था होती थी, आंगन हुआ करता था, उनके पास कुआं हुआ करता था और रसोई व्यवस्था हुआ करती थी दोस्तों। तो जैसा आज वर्तमान में आप अपने घरों में देखते हैं कि आपके घर में एक वॉशरूम होता है अर्थात नहाने के लिए एक जगह होता है, आंगन होता है, आपके पास कुआं होता है, रसोई होती है, यह सारी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में ही दोस्तों कर दी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश घर बने होते थे उधर अधिकांश घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। किन ईंटों का दोस्तों? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे अधिकांश घरों में हम। और अधिकांश जो घर थे उनको दो भागों में बांटा गया था, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन हुआ करता दोस्तों। अपर टाउन और लोअर टाउन क्या बता रहा? अपर टाउन और लोअर टाउन आपको बता रहा है कि वहां पर निम्न और उच्च कुल की व्यवस्थाएं लगातार आ रही थी, अर्थात असमानता की विचारधाराएं लगातार वहां बढ़ रही थी। असमानता की विचारधारा ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कुछ कब्र ऐसे मिले जिसमें सोना चांदी रखा गया था, कुछ कब्र ऐसे थे जो खाली रखे गए थे, कुछ कब्र में खाने की व्यवस्था रखी गई थी, कुछ कब्र में खाने की व्यवस्था नहीं रखी गई दोस्तों। तो यह इस आधार पे पता चलता है। और यही देखिए एक लोअर टाउन बन रहा है, एक अपर टाउन बन रहा है। तो जो अपर टाउन बन रहा है वह बता रहा है कि यहाँ विशेष लोग रहेंगे, इनको बाढ़ से सुरक्षा दी जा रही है क्योंकि विशेष पैसा वाले हैं, ये सामान्य वर्ग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो उनको नीचे रखा जा रहा है निम्न वर्ग क्षेत्र में। यहाँ बाढ़ आता रहेगा, ये बाढ़ से हमेशा परेशान रहेंगे दोस्तों। वहीं पे जो आपका सुरकोतड़ा क्षेत्र है वहां पे शहरों का विभाजन तीन भागों में किया गया है। और लोथल, सुतकांगेंडोर और सुरकोतड़ा ऐसा क्षेत्र है हड़प्पा का जहां पे एक भी विभाजन नहीं किया गया शहरों का, मतलब शहर एक ही रूप में पाएगा, वहां कोई विभाजन नहीं किया गया है। अधिकांश घरों में स्नानाघर, आंगन, कुआं, रसोई पाया गया है दोस्तों। इतने सारे पॉइंट आपने नोट कर लिया दोस्तों। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, घर इनका जो होता था पर्यावरण के अनुकूल हुआ करता था, इसी को जो समकोण पर सड़कें काटती थी जिसको हम ग्रिड पैटर्न बोलते थे दोस्तों। इन सारे पॉइंट्स को लिख लें। ज्यादातर नगरों किलेबंदी होती थी। अपवाद था चहुंदड़ो और अल्लाहदीनो। चहुंदड़ो और अल्लाहदीनो पाकिस्तान के क्षेत्र थे दोस्तों, यहां पर कोई भी किलेबंदी नहीं की गई थी दोस्तों। आपके यहां सिर्फ फैक्ट पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं सारे फैक्ट कोशिश कर रहा हूं कि सारे फैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों। आप इसे राइट डाउन कर लें। दोस्तों कोई भी आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पर, थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगी आपको बता के चले जाएंगे, पर मैं आपको यहां डिटेल में सारे पार्ट्स बताता हूं कि जो चैप्टर जो टॉपिक्स उठाऊं उसमें कुछ भी ना बचे आपको, ना कोई बुक्स पढ़नी पड़े, ना कोई गाइड पढ़नी पड़े, कुछ ना पढ़ना पड़े। सिर्फ क्या पढ़ना होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें बस जाकर के। वो भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों सॉल्व करवाऊंगा धीरे धीरे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों लगातार चैनल पे करते रहें, चैनल के संख्या बल को दोस्तों बढ़ाते रहें, लोगों तक शेयर करें दोस्तों। चैनल को शेयर करने से ही ज्ञान बढ़ता है दोस्तों। तो अगर ज्ञान बढ़ाना है तो लगातार चैनल को शेयर करते रहें दोस्तों, और हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा इसी माध्यम से। नगर नियोजन में बचे कुछ और चीजें। यहां पर जो मोहनजोदाड़ो क्षेत्र था दोस्तों, मोहनजोदाड़ो क्षेत्र से हमें विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। आपसे पूछा जा सकता है कि विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से पाए गए हैं, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। वही दूसरा पॉइंट आएगा अन्नागार जो है, अन्नागार कहां से हमारा पाया गया है? अन्नागार दोस्तों पाया गया है आपके, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कोई थी तो अन्नागार थी। अन्नागार कहां पाया गया दोस्तों? यह भी मोहनजोदड़ो क्षेत्र से ही पाया गया दोस्तों। सिंधु सभ्यता की अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी इमारत, तो वह दोस्तों अन्नागार थी। चौथा पॉइंट आएगा दोस्तों कि यहां पर जो दरवाजे और खिड़कियां, इन जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये बहुत शांतप्रिय थे।
ये युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जहां भी आप देखेंगे जो व्यापारी वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग हमेशा चाहता है कि शांति रहे, क्योंकि उसको व्यापार करना है। अगर वो युद्ध करेगा तो व्यापार नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसलिए सैन्य सभ्यता जो क्षेत्र था या नगर नियोजन प्रणाली पर आधारित था, इनका झुकाव आर्थिक व्यवस्था की तरफ ज्यादा था, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए शांतप्रिय थे। इनके समय में हथियार आपको नहीं मिलेंगे, घोड़े नहीं मिलेंगे, रथ नहीं मिलेंगे, इन तरह की कोई व्यवस्था, हेलमेट नहीं मिलेगा, शरीर पर धारण करने वाला कवच नहीं मिलेगा, मतलब जो ऊपर से हम धारण करते हैं, जैसे आपने देखा होगा महाराणा प्रताप या कोई भी धारण करते हैं, ऊपर से हम सीने पे एक चीज धारण कर लेते हैं तो वह हमारी सुरक्षा करता आने वाले, इस तरह की कोई भी चीज सैन्य घाटी सभ्यता में दोस्तों नहीं पाई जाएगी। तो और दूसरा, यह शांतप्रिय थे, इसके आधार पर भी कहा जाता है दोस्तों, अधिकांश जो यहाँ पे नगर में जो शहर जो घर बनाए गए थे, उनके घरों की खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खोल करके गलियों की ओर खुला करते दोस्तों। घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों की तरफ खुला करते थे। खुला करते दोस्तों। इसका अपवाद क्या है दोस्तों? इसका अपवाद होगा आपका लोथल क्षेत्र। कौन सा होगा? लोथल इसका अपवाद होगा दोस्तों। तो अपवाद कौन होगा दोस्तों? तो अपवाद इसका लोथल क्षेत्र इसका अपवाद होगा। लोथल क्षेत्र जो कि व्यापारिक क्षेत्र था, बंदरगाह का क्षेत्र था, यहां पर दोस्तों घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि इनको व्यापार करना था डायरेक्ट। और बाकी जितने भी क्षेत्र थे, उनके अधिकांश शहरों के जो घर बने थे, उनके घर के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलते, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की ओर, अच्छा पीछे की तरफ खुलते थे। और जो यहां पे ईंट का प्रयोग होता दोस्तों, ये पकी ईंटों का प्रयोग करते थे। पकी ईंटों का प्रयोग घरों के निर्माण में इसका जो अनुपात था दोस्तों 4:2:1 के रूप में था। 4:2:1 के रूप में हुआ करता दोस्तों। जो आपको, मैं दोस्तों अपनी राइटिंग को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं लगातार। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों, नगर नियोजन था उसका दोस्तों। इनकी जो लिपि थी, आइए दोस्तों कुछ हड़प्पाई लिपि की तरफ भी हम ध्यान अपना कर लेते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं वह मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। अन्नागार के जो साक्ष्य मिले वह भी मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। लेकिन सिंध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बात किया जाए तो वह दोस्तों अन्नागार थी आपकी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुला करते थे। तो दोस्तों इसका अपवाद कौन था? इसका अपवाद था अपना लोथल। और जो पकी ईंटों का ही प्रयोग दोस्तों घरों के निर्माण में किया करते थे। और इस जो पकी ईंट का प्रयोग करते दोस्तों, उसका अनुपात 4:2:1 के रूप में था। 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचाई हुआ करती दोस्तों ईंट की, वहां पर जो पकी ईंटें मिला करती दोस्तों। अब जो दोस्तों हड़प्पाई लिपि थी, हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह पाए गए। कितने? 64 मूल चिन्ह पाए गए दोस्तों। लगभग 64 मूल चिन्ह पाए गए हैं। हालांकि हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ नहीं पाए हैं हम लोगों ने। नहीं पढ़ पाने के कारण हम हड़प्पा सभ्यता के पर पूर्ण प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। हम जो भी प्रकाश डालते हैं वह धुंधला प्रकाश होता है दोस्तों। हम पूर्ण रूप से एक परफेक्ट खाका नहीं खींच पाते हैं कि वहां की नगर व्यवस्था कैसी रही होगी। अब जो हमें साक्ष्य मिले दोस्तों, उस साक्ष्य के आधार पर ही हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पाई व्यवस्था कैसी रही होगी। तो जो हड़प्पाई लिपि थी उसमें 64 मूल चिन्ह पाए गए दोस्तों। इसमें 200 से लेकर के
आपके 250 से लेकर के 400 तक अक्षर पाए गए हैं। 250 से लेकर के 400 तक अक्षर पाए गए हैं। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, इनकी जो मुहरें हुआ करती थी वह सेलखड़ी की बनी होती थी। सेलखड़ी एक धातु है, सेलखड़ी की बनी होती दोस्तों, और सेलखड़ी की यह वर्गाकार होती थी या आयताकार हुआ करती दोस्तों। या तो वर्गाकार होंगी या दोस्तों आयताकार हुआ करती होंगी। और लिपि जो थी इनकी दोस्तों, लिपि इनकी भावचित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक लिपि। भावचित्रात्मक लिपि को हम पिक्टोग्राफी या वेस्त्रोफेदन लिपि भी बोलते हैं। पिक्टोग्राफी या वेस्त्रोफेदन लिपि भी बोलते हैं दोस्तों। वेस्त्रोफेदन लिपि भी बोलते हैं इसको। जो हड़प्पाई लिपि थी दोस्तों, यह हड़प्पाई लिपि को हम दाईं से बाईं ओर लिखते थे। किस ओर? दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखा करते थे दोस्तों, जैसा कि हम आज कुछ लिपियों में इस तरह का देखते हैं। और जो भावचित्रात्मक लिपि होती दोस्तों, भावचित्रात्मक लिपि का अगर आपको देखना है कि भावचित्रात्मक लिपि कैसी होती है, तो जो जापानीज लिपि होती, जापानीज लिपि को आप देखेंगे कि जापान के लोग कुछ चीजों को लिखने के लिए वो चित्र बना देते हैं कोई, और चित्र से अब सामने वाला इंसान उस चित्र से उस भाव को समझ लेता है कि क्या है उस चित्र का भाव, उस आधार पर वह समझ लेता है कि क्या लिखा गया। तो ऐसे ही बहुत सारे चित्रों के आधार पर वहां भाव व्यक्त किया गया है, पर वर्तमान में किसी ने अभी हड़प्पाई लिपि को पढ़ा नहीं गया। तो हड़प्पाई लिपि अभी पढ़ी नहीं गई दोस्तों, पढ़ी नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई। हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं गई है, पढ़ने की कोशिश की गई पर पढ़ी नहीं गई हड़प्पाई लिपि। और सबसे ज्यादा जो आकार यहां चित्र मिला है हड़प्पाई लिपि में, वह यू आकार का मिला है, सबसे ज्यादा मिला है। हड़प्पाई लिपि में अगर कोई आकार सबसे ज्यादा मिला है तो वह सबसे ज्यादा यू आकार मिला है। और मछली दूसरे नंबर पर दोस्तों, मछली का आकार मिला है, मछली का चित्र मिले हैं। तो मछली का चित्र और यू का चित्र सबसे ज्यादा मिला है दोस्तों। यू आकार प्लस मछली की आकृति। संध क्षेत्र से हमें यू आकार की और मछली की आकृति के चित्र सबसे ज्यादा मिले दोस्तों। इनकी जो हड़प्पाई लिपि जो थी दोस्तों, यह सलखड़ी की बनाई जाती थी, यह वर्गाकार या आयताकार होती थी। इनकी जो मुहरें मिली यहाँ से, मुहरें या तो सलखड़ी की बनी थी तो वह तो वर्गाकार होती थी या आयताकार होती थी दोस्तों। जो हड़प्पाई लिपि में 250 से लेकर 400 तक अक्षर पाए गए हैं और लगभग 64 चिन्ह पाए गए, मूल चिन्ह पाए गए हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई चिन्ह पाया गया है तो यू आकार की, और सबसे ज्यादा किसी चीज की आकृति पाई गई है तो अब मछली की आकृति सबसे ज्यादा पाई गई है। हड़प्पाई जो लिपि होती है उसको हम भावचित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। इसको पिक्टोग्राफी या वेस्त्रोफेदन लिपि भी बोलते हैं। और हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं गई है और हड़प्पाई लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा दो दोस्तों। दोस्तों यहाँ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप इसे राइट डाउन कर लें तो हम आगे वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा आगे का जो पार्ट बचा है दोस्तों, वह है सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, इनका देखना दोस्तों। आपने दोस्तों यहां तक सारे पॉइंट्स लिख लिया होगा मुझे लगता है।
आइए दोस्तों, हम हड़प्पा लिपि की सामाजिक जीवन की तरफ प्रकाश डालते हैं कि सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पाई लिपियों का, हड़प्पाइयों का सामाजिक जीवन। अब जो दोस्तों साक्ष्य हमें मिले, उसी साक्ष्य के आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि हड़प्पा के जो लोग होंगे उनका समाज कैसा रहा होगा, क्योंकि कोई लिखित साक्ष्य तो हमें मिला नहीं, और जो मिला है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। जब हम पढ़ नहीं पाए तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि शायद कमोबेश संभवतः ऐसी ही कोई व्यवस्था रही होगी समाज की। तो आइए देखते हैं समाज की व्यवस्था कैसी रही दोस्तों। आप साथ ही साथ लिखते जाया कर दोस्तों। मातृ देवी की पूजा हुआ करती दोस्तों, यहाँ पे मातृ देवी की पूजा, और मृण मूर्तियां, मिट्टी की महिलाओं की सबसे ज्यादा मूर्ति भी पाई गई है। इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि सैंधव घाटी सभ्यता जो थी वह मात्र सत्तात्मक समाज था। इसका समाज कैसा था दोस्तों सैंधव क्षेत्र का? तो समाज जो था वह मात्र सत्तात्मक था दोस्तों, मात्र सत्तात्मक क्षेत्र था। दूसरा पॉइंट वहीं, यहां पर कुछ प्रकार के लोग पाए गए, जैसे कि यहां पे पुरोहित वर्ग पाया गया है, यहां पर योद्धा पाया गया है, व्यापारी पाया गया है, श्रमिक वर्ग पाया गया है, किसान वर्ग पाया गया है। इतने प्रकार के यहाँ पे वर्ग पाए गए, मतलब कि कुछ पुरोहित रहे होंगे, कुछ योद्धा रहे होंगे, कुछ व्यापारी रहे होंगे, कुछ श्रमिक रहे होंगे और कुछ किसान रहे होंगे दोस्तों। इतनी सारी व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं उनके सामाजिक जीवन में दोस्तों। तो इतने प्रकार के लोग वहां पाए जाते थे दोस्तों, और स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते दोस्तों, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। तो मतलब जो यहां पर समाज था, इस समाज में स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण प्रिय थे, मतलब दोनों के दोनों आभूषण पहनते थे, गहने दोनों को पहनना शौक था दोनों लोगों का दोस्तों। यहां पे प्रसाधन के सामान भी पाए गए हैं, जैसे लिपस्टिक पाया गया है, सिंदूर पाया गया है, काजल पाया गया है, बालों में बांधने वाला जूड़ा पाया गया है दोस्तों। तो यह सारी चीजें पाई गई। तो चहुंदड़ों से दोस्तों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के साक्ष्य दोस्तों, चहुंदड़ों से आपको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात लोग साज सज्जा पर ध्यान दिया करते थे, उनका जीवन नीरस नहीं था, उनके जीवन में रंग, खुशियां और उमंग हुआ करती थी दोस्तों। स्त्री जो थी मतलब कि सूती व ऊनी वस्त्र, सूती व ऊनी वस्त्र लोग धारण करते दोस्तों। सूती व ऊनी प्रकार के वस्त्रों का यूज किया जाता दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की व्यवस्था, जो यहाँ की जलवायु थी वह गर्म जलवायु थी। तो गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु दोनों का प्रभाव था दोस्तों। तो यहाँ पे हमने सूती और ऊनी वस्त्र जो हम वर्तमान में देखते हैं, पहनते हैं, वैसी ही व्यवस्था कमोबेश हमें हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती है दोस्तों। गर्मी में हम सूती वस्त्र पहनते हैं और ठंडी होती है तो हम ऊनी वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही व्यवस्था हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी दोस्तों देखने को मिलती थी। और शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग यहां देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहां पे दोनों शाकाहारी भी थे और मांसाहारी, दोनों का भक्षण करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों लोग दोस्तों। मनोरंजन में ये मनोरंजन में पासा खेलना इनका पसंद था, चौपड़, इतनी व्यवस्थाएं इन्हें मनोरंजन के लिए चाहिए थी। पासा खेलते थे अर्थात शतरंज, और चौपड़
यह दो चीजें इनको मनोरंजन के लिए चाहिए होती दोस्तों। अंत्येष्टि में तीनों विधियां यहां से पाई गई हैं। अंत्येष्टि संस्कार जो है, अंत्येष्टि संस्कार के तीनों रूप पाए गए हैं दोस्तों। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार दोस्तों। और दाह संस्कार जो सबसे ज्यादा पाया गया दोस्तों, वह दाह संस्कार सबसे ज्यादा पाया गया है। आंशिक और पूर्ण अंत्येष्टि व्यवस्थाएं यहां पाई गई हैं। पूर्ण में क्या था कि पूर्णतः दफना दिया जाता था। आंशिक में क्या था, पहले शरीर को आपको खुले आकाश के नीचे छोड़ दिया जाता था, उसको जानवर खा लेते थे, जो बचे हुए पार्ट हुआ करते थे बॉडी के उसको हम दफना देते थे। और दाह संस्कार जैसा वर्तमान में आप सनातन धर्म में देखते हैं दोस्तों, सनातन धर्म में क्या किया था, आपके बॉडी को जला दिया जाता है, जहां से आप आते हैं उसी पंच तत्व में आपको विलीन कर दिया था दोस्तों। तो वही व्यवस्था हमें अंत्येष्टि संस्कार की, यह व्यवस्था पंच तत्व में विलीन करने की, दाह संस्कार की व्यवस्था हमें सैन्य सभ्यता में भी दोस्तों देखने को मिलती है। मैं कहा ना कि सैन्य सभ्यता जो थी हमारी, अनवरत रूप से अभी भी उसके कुछ ना कुछ हमें एसेंस देखने को मिलते हैं। हम बहुत सारी चीजें आज भी हम सैन्य सभ्यता से सीख सकते हैं अपने शहरों के विकास को लेकर के। इन्हें गणित का धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, साथ ही साथ नक्षत्र ज्ञान और मौसम विज्ञान, इतने का नॉलेज ज्ञान था दोस्तों। जो सैन्य सभ्यता के लोग थे दोस्तों, उनको ज्ञान था। जैसे कि जो ईंट का आकार बनता था 4:2:1 के आकार में जो बनता था, यह बताता है कि उन्हें मैथ के बारे में पता था। जो बाट जो 16 के गुणज के अनुपात में पाया था दोस्तों, 16, 32, 64 के रूप में जो पाया जा रहा, वही बता रहा है कि उन्हें गणित की जानकारी थी। मापतौल प्रणाली, बाट बताया दोस्तों, बाट 16, 32, 64 के रूप में जो बाट पाया गया दोस्तों, इस पता चलता है कि उन्हें मापतौल की प्रणाली, क्योंकि बाट पाया गया कहीं आयताकार, कहीं वर्गाकार, कहीं आपके गोलाकार रूप में पाया गया है। और नक्षत्र ज्ञान था, क्योंकि उन्हें मौसम ज्ञान था, नक्षत्र ज्ञान था, क्योंकि उसी के आधार पर वो फसलों की मतलब की खेती करते थे। किस समय, किस मौसम में, किस नक्षत्र में, किस घड़ी में, कौन सी गणना में खेती करनी है, कौन सी खेती करनी है, कितनी सिंचाई करनी है, कितना पानी देना, कितना नहीं देना दोस्तों। तो यह सारी जानकारियां उन्हें हो करती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि कांस की मूर्ति मिली है सैंधव घाटी सभ्यता में। आपको पता है कि कांस स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है दोस्तों, कांसे का निर्माण तांबा और टिन को मिलाकर किया जाता था दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि उन्हें धातु निर्माण की जानकारी दोस्तों, बाट माप के बारे में, मापतौल के बारे में पता चलता है, खेती से नक्षत्र ज्ञान और मौसम विज्ञान की जानकारी मिलती है। और जो मैथ था, उस आकार पे वो समकोण पर चीजों को काटना। उसके बाद आपके बाट का 16 के गुणज में पाया जाना, ईंटों का 4:2:1 के रूप में पाया जाना, स्नानागार जो है, स्नानागार की जो लंबाई चौड़ाई है दोस्तों, गहराई है। तो यह सब बताती है कि उन्हें मैथ का, धातु निर्माण का, माप तौल प्रणाली का और नक्षत्र ज्ञान या मौसम विज्ञान, इन सभी चीजों की जानकारी हमें सैंधव घाटी सभ्यता के लोगों को थी दोस्तों। और सैंधव घाटी सभ्यता में दोस्तों 4 प्रकार के निर्जातीय समूह पाए जाते थे। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के निर्जातीय समूह पाए जाते थे। कितने? निर्जातीय समूह पाए जाते थे। कितने प्रकार? 4 प्रकार के। कौन कौन से दोस्तों? वो 4 प्रकार कौन कौन से, आइए देखते हैं। जो पहला था दोस्तों, पहला था आपका भूमध्य सागरी। कौन दोस्तों? भूमध्य सागरी था, भूमध्य सागरी। दूसरा दोस्तों आपका था, वह होगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड।
और तीसरा होगा दोस्तों अल्पाइन, और चौथा होगा दोस्तों आपका मंगोलाइड, मंगोलाइड। अब कैसे पता चलता है कितने प्रकार के लोग पाए गए यहां पर? तो अगर भूमध्य सागरीय देखा जाए तो सबसे अधिक जो हमें आकृतियां मिली हैं वह भूमध्य सागरीय लोगों से मिलता जुलता उनका फेस का स्ट्रक्चर होना, बाल का स्ट्रक्चर होना, शरीर का स्ट्रक्चर जैसा भूमध्य सागरीय का होता है, नाक का आकार होना, उस आधार पर हमने डिसाइड किया कि भूमध्य सागर के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा थे। सबसे ज्यादा जो मूर्तियां पाई गई हैं वह भूमध्य सागरीय लोगों की पाई गई हैं। और मंगोलाइड देखते हैं दोस्तों, तो मंगोलाइड में अगर आप देखते हैं तो जो हमें एक पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति जो मिली है वह मंगोलाइट प्रकार की। अगर पुजारी की मूर्ति आपको समझना है तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी को आप देख सकते हैं, दाढ़ी उनकी सेट होना, नाक थोड़ी मोटी सी होना, उनके बाल होना, यहाँ पे एक पट्टी बंधी होती थी दोस्तों। तो यह बताता है कि पुजारी वर्ग हुआ करता दोस्तों वहां पर, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा पुरोहित वर्ग हुआ करता दोस्तों। तो जो पुजारी साहब थे, जो पुजारी जी थे वह मंगोलाइट थे, मंगोलाइट, क्योंकि तीन पतिया शॉल ओढ़ते हैं दोस्तों। तो यह व्यवस्था हमें वहां देखने को मिलती है, इतने सारे लोग। और जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में देखते हैं, जो हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली दोस्तों, कांस्य नर्तकी की मूर्ति वह आपकी प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड दोस्तों। तो सारी पॉइंट्स आप लिख लें, इतने सारे पॉइंट्स लिख लें दोस्तों, फिर हम आगे के पॉइंट्स आपको बताते हैं। जो सैन्य सभ्यता के लोग थे दोस्तों, यह युद्ध प्रिय कम थे, युद्ध प्रिय कम, वह शांति प्रिय ज्यादा थे दोस्तों। तो यह इनका सामाजिक जीवन था दोस्तों, सामाजिक जीवन आप लिख लें दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, आप इन्हें लिख लें। अब बचे हुए पार्ट्स हम कल देखेंगे, जिसमें हम इनके राजनीतिक जीवन को देखेंगे, इनके आर्थिक जीवन को देखेंगे, इनके धार्मिक जीवन को देखेंगे, कुछ बचे हुए साक्ष्य पाएंगे कि कौन कौन से साक्ष्य कहां पर पाए गए, और फिर इनके पतन को देखेंगे दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया था कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो 2 से 3 लेक्चर में जाएंगे, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो एक ही दिन में 2-2 लेक्चर, 2-2 टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो आप ध्यान से इसको आप राइट डाउन कर लें यहां तक दोस्तों। आई होप दोस्तों आपने इतने सारे पॉइंट्स लिख लिया होगा। सामाजिक जीवन में भी कुछ पॉइंट्स बचे थे दोस्तों, उसको भी लिख लीजिए फटाफट। जैसे समाज में अमीर और गरीब अर्थात असमानता व्याप्त हो चुकी थी, समाज में असमानता का होना, असमानता व्याप्त थी समाज में, मतलब अमीर गरीब, क्योंकि मैंने बताया कि जो गृह निर्माण के आधार पे, आधार क्या होंगे असमानता के, तो आधार 2 होंगे, एक गृह निर्माण, दूसरा कब्र। जो कब्रें पाई गई दोस्तों, इस आधार पे हम बता सकते हैं कि वहां पे जो व्यवस्था रही है वह व्यवस्था में असमानता थी, क्योंकि कुछ घर कच्चे बने, कुछ घर पके बने, कुछ घर अच्छे बने, कुछ घर कम अच्छे बने हैं। कब्रों में क्या है, कहीं पर हम कब्रों में हम कुछ बर्तन पा रहे हैं, किसी में हम नहीं पा रहे हैं, किसी कब्र में हम कुछ खाने को पा रहे हैं, किसी कब्र में हम खाने को नहीं कुछ पा रहे हैं। तो यह सारी चीजें क्या बता रही हैं, यह बता रही हैं कि एक उच्च वर्ग रहा होगा, एक निम्न वर्ग रहा होगा दोस्तों। बाकी जब आप मेरे मेन कोर्स में आएंगे तो मेन कोर्स में आपको और डिटेल में इनको बताएंगे, और डिटेल में। अभी आपको सिर्फ फैक्ट की चीजें जानना है, तो अभी मैं सिर्फ आपको फैक्टुअल चीजों पर ही ज्यादा फोकस कर रहा हूं दोस्तों। सबसे बड़ी लिपि जो पाई गई है वह धौलावीरा से पाई गई है, सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा से दोस्तों पाई गई है,
सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा से पाई गई दोस्तों। और युग्म समाधान के साक्ष्य आपको लोथल और कालीबंगा से, मतलब युग्म समाधान मतलब एक साथ दो लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधान के साक्ष्य आपके लोथल व कालीबंगा से दोस्तों पाए गए हैं। इतने पॉइंट दोस्तों आप लिख लें जो आपके सामाजिक जीवन में बचे थे दोस्तों। अब इनका आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, आइए इनके आर्थिक जीवन को भी हम फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। इनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा। आपको पहले ही बताया कि ये व्यापारिक वर्ग थे, व्यापार पे इनका ज़्यादा फोकस हुआ करता दोस्तों। तो इनका आर्थिक जो जीवन था, आर्थिक जीवन देख लेते हैं कैसा था दोस्तों। थोड़ा सा फटाफट तेजी से देखेंगे आर्थिक जीवन कैसा था दोस्तों इनका। आर्थिक जीवन, इनका जो आर्थिक जीवन था दोस्तों, यह व्यापारी हुआ करते थे। इनको व्यापार करना बहुत पसंद था, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं थी नगरों की, नगरीय सभ्यताएं तभी होंगी जब वहाँ व्यापार होगा। बिना पैसे के कहीं पे नगर होता है? आज भी ग्रामीण क्षेत्र देखिए, वहाँ पैसा कम इसलिए ग्रामीण है, जहाँ पैसा ज़्यादा वो शहरी क्षेत्रों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यह व्यापारी क्षेत्र हुआ करता दोस्तों। व्यापार का यहाँ विकास सबसे ज़्यादा हुआ करता था, व्यापारी। अब व्यापार के कारण क्या थे दोस्तों, आपको बताया पहले ही, उन्नत कृषि, दूसरा परिवहन व्यवस्था अच्छी होना, क्योंकि भाई नदियों किनारे थे तो नाव के माध्यम से वो अपने एक सामान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान सामान को लेके जाके बेच सकते थे दोस्तों। दूसरा बंदरगाह का पाया जाना। इस आधार पर पता चलता है कि अब बंदरगाह कहाँ कहाँ पाए गए हैं दोस्तों, आप यह भी नोट कर लीजिए। लोथल से आपके पाए गए हैं, आपके रंगपुर से पाए गए हैं, आपके सुरकोतड़ा से पाए गए हैं और प्रभास पाटन से पाए गए हैं दोस्तों। इतने तो बंदरगाह पाए गए हैं दोस्तों। तो ये बंदरगाह क्या बताते हैं, बंदरगाह वहीं मिलते हैं जहाँ पे व्यापारिक काम तेजी से किया था दोस्तों। और इनके जो व्यापार होते थे, व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे। व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे। आंतरिक में इक्का गाड़ी का प्रयोग होता था, और बाह्य के लिए तो बाह्य जो देशों में होता था, यह मिस्र से होता था इनका दोस्तों, इनका मेसोपोटामिया से होता था, और इनका मध्य एशिया से दोस्तों। तो किसे, मध्य एशिया से हुआ करता दोस्तों। मध्य एशिया से इनका व्यापार हुआ करता दोस्तों। और जो उन्नत कृषि, इनको 9 प्रकार की खेती की जानकारी थी। 9 प्रकार के खेती की जानकारी थी दोस्तों इन्हें। 9 प्रकार की खेती की जानकारी थी, जिसके साक्ष्य हमें जो मिलते हैं दोस्तों, यह मिलते हैं चावल के साक्ष्य हमें लोथल और रंगपुर से मिलते हैं। चावल के साक्ष्य जो हैं वह आपको लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। लोथल और रंगपुर से चावल के दोस्तों साक्ष्य मिलते हैं। इनकी जो मुख्य फसलें थी दोस्तों, तो मुख्य फसलें भी आप फटाफट इतने पॉइंट्स लिखते जाइए। मुख्य फसलें जौ और चावल मुख्य फसलें थी इनकी। तो मुख्य फसलें कौन कौन सी थी दोस्तों इनकी, तो मुख्य फसलें जो थी वह जौ और चावल इनकी मुख्य फसलें थी दोस्तों, जो कि यह खरीफ की फसलें हैं दोनों की दोनों। यह रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की खेती किया करते दोस्तों। परिवहन की व्यवस्था अच्छी थी, क्योंकि बंदरगाह मिले हैं। दूसरा इक्का गाड़ी का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों, इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला है। इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों, तो इक्का गाड़ी का साक्ष्य इनाम दाइमाबाद से मिला है। दाइमाबाद महाराष्ट्र से, दाइमाबाद से आपको इक्का गाड़ी का साक्ष्य मिला है दोस्तों। हल द्वारा जुताई के भी साक्ष्य मिले हैं। हल द्वारा जुताई के भी साक्ष्य मिले। हल द्वारा जो जुताई के साक्ष्य मिले दोस्तों, यह कहाँ से मिले आपको, कालीबंगा, सुरतघई और राखीगढ़ी से। कालीबंगा से मिलते हैं, कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और सुरतघई और राखीगढ़ी से दोस्तों हमें, राखीगढ़ी से हमें कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं।
राखीगढ़ी से कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और दोस्तों वहीं सुरतगई क्षेत्र से हमें नहर के साक्ष्य मिलते हैं। तो नहर के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं दोस्तों? सुरतगई से मिलते हैं। कपास की खेती के साक्ष्य राखीगढ़ी से मिलते हैं। हल द्वारा जुताई के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं दोस्तों। तो यह सारी व्यवस्थाएं बता रही हैं कि वहां पे उन्नत कृषि थी। परिवहन के साक्ष्य में आंतरिक परिवहन हमेशा इक्का गाड़ियों से किया था दोस्तों। तो इक्का गाड़ी का साक्ष्य हमें दाइमाबाद से मिला है। बंदरगाह होना भी बताता है कि व्यापारिक व्यवस्था थी। बंदरगाह हमें लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, प्रभास पाटन से मिला है। तो इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से वो बाह्य व्यापार करते थे। बाह्य व्यापार में मिस्र से करते थे, मेसोपोटामिया से और मध्य एशिया से करते दोस्तों। उन्नत कृषि थी क्योंकि उन्हें 9 प्रकार की खेती की जानकारी थी, जिसमें चावल की खेती भी, मुख्य रूप से चावल और जौ की खेती करते थे। चावल के साक्ष्य में लोथल और रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य मिले दोस्तों। इतने पॉइंट्स लिख लें दोस्तों फटाफट तेजी से। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आगे लिखते हैं, फटाफट तेजी से साथ लिखते रहिए हमारे। ये पशुपालन भी करते दोस्तों, इनको पशुपालन भी पसंद था, पशुपालन का भी काम करते थे। तो पशुपालन में किसका किसका पशुपालन करते थे, किन किन जानवरों का? बकरी का, भेड़ का, गाय का, बैल का, ऊंट का, गधे का, भैंसे का, सूअर और कुत्ते का। क्योंकि मांडा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से वहां पे हमें जो क्षेत्र मिला, वहां की कब्रगाह से हमें माली के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है दोस्तों। तो माली के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है कश्मीर के बुरजहोम क्षेत्र से मिला है। तो क्या बताता है? यह बताता है कि वहां पे कुत्ते को भी पालने की व्यवस्था दोस्तों की गई थी। ऊंट के साक्ष्य जो हमें मिले या कालीबंगा से मिले दोस्तों, कालीबंगा से ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि गाय का साक्ष्य मिला नहीं है, यह संदेहास्पद है। लेकिन अगर आप सांड की पूजा कर रहे हैं, बुल की पूजा कर रहे हैं अगर, तो जाहिर सी बात है बुल होगा तो गाय तो जरूर होगी, बिना गाय के तो बुल होगी नहीं। तो इसलिए गाय की व्यवस्था रही, लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिले दोस्तों कहीं पर भी हमें। पर हां, घोड़े के पालन के साक्ष्य नहीं मिले कहीं पर भी। घोड़े की केंद्रित व्यवस्था नहीं थी। घोड़े का पालन सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था, लेकिन घोड़े के कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अब घोड़े के साक्ष्य कहां कहां मिले आप यह देख लीजिए। घोड़े के दांत का साक्ष्य मिला है हमें दोस्तों आपके सुरकोतड़ा से, सुरकोतड़ा से दांत के साक्ष्य मिले दोस्तों। और घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य जो हमें मिले हैं, घोड़े की मूर्ति, घोड़े की मूर्ति के साक्ष्य जो हमें मिले हैं दोस्तों, यह मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिले दोस्तों। तो यह इंगित करता है कि यह व्यवस्था, मतलब घोड़े का पालन तो रहा होगा, लेकिन घोड़े के साक्ष्य पता चलता है बाद में जब जांच हुई, तो जांच के बाद पता चला कि यह जो घोड़े पाए गए मोहनजोदड़ो सुरकोतड़ा से, यह सैन्धकालीन नहीं है, सैन्ध के बाद के समय के हैं दोस्तों। अर्थात यह उत्तर सैन्ध के हैं या फिर वैदिक काल के हैं दोस्तों। सूती वस्त्र निर्माण के साक्ष्य हमें जो मिलते हैं, सूती वस्त्र निर्माण के साक्ष्य, सूती वस्त्र निर्माण के साक्ष्य हमें दोस्तों 2 जगह से मिलते हैं। कहां कहां से? देखिए, पहला मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो से, दूसरा लोथल से मिलेगा। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा लोथल से दोस्तों मिलता है। जो भी फैक्ट मैं लिखवा रहा हूं इसको एज इट इज ऐसे नोट करते जाएं, और आप जा करके अपने
प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखें कि ये सब क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं यूपी आरओ द्वारा या यूपी पीसीएस द्वारा दोस्तों। यह सिर्फ यूपी आरओ में ही नहीं, या यूपी पीसीएस और यूपी आरओ दोनों में काम करेगा दोस्तों। और मनके बनाने का निर्माण का जो साक्ष्य दोस्तों, तो मनके निर्माण का साक्ष्य, मनके निर्माण का साक्ष्य दोस्तों हमें कहां का मिले, यह भी लिख लीजिए साथ ही साथ। मनके निर्माण के साक्ष्य में चौंदड़ो और सुरकोतड़ा से मिला है, चौंदड़ो और सुरकोतड़ा से मिला है, सुरकोतड़ा से मिला दोस्तों। सारे फैक्ट एज इट इज लिखते जाएं दोस्तों, क्योंकि फैक्ट मिस ना हो कोई भी, क्योंकि फैक्ट ही आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। यहां जो मृदभांड पाए गए हैं दोस्तों, मृदभांड पे डिजाइन भी हुआ करती थी, चित्रकारी भी होती थी, चित्रकारी, डिजाइन, और यह ब्लैक एंड रेड रंग में होता था, ब्लैक एंड रेड रंग का होता था। तो जो सैंधकालीन जो मृदभांड थे दोस्तों, वह मृदभांड प्लेन नहीं थे, क्योंकि जो कि मेसोपोटामियाई जो मृदभांड थे वह प्लेन थे, उस पर कोई भी डिजाइन नहीं हुआ करती दोस्तों। तो मृदभांड जो पाए गए हैं सैंधो घाटी सभ्यता के दोस्तों, उसमें चित्रकारी होगी, डिजाइन होगा और ब्लैक एंड रेड कलर में हुआ करता दोस्तों। तो इतने सारे पॉइंट्स आप राइट डाउन करें फटाफट तेजी के साथ। तेजी से दोस्तों हाथ चलाते रहा करें, फटाफट तेजी तेजी लिखें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, संख्या बल बढ़ाते रहें दोस्तों। अब बाह्य व्यापार के कुछ मैं साक्ष्य आपको दे देता हूं कि बाह्य व्यापार का जो साक्ष्य मिलता है, कैसे बाह्य व्यापार का साक्ष्य, बाह्य व्यापार का जो दोस्तों साक्ष्य होगा वह एक अभिलेख मिला है, इराक के क्षेत्र से एक अभिलेख मिला है, इराक के सारगौन क्षेत्र से, सारगौन क्षेत्र से एक अभिलेख मिला है, जिस अभिलेख को ही हम सारगौन अभिलेख बोलते हैं। तो सारगौन अभिलेख से हमें दिलमुन, मगन और मेलुहा शब्द की जानकारी मिलती। किनकी? दिलमुन की, मगन की और मेलुहा शब्द की जानकारी मिलती इसमें। जिसमें दोस्तों दिलमुन जो शब्द है यह बहरीन को इंगित करता है, और मगन क्षेत्र जो है मकरान तट को इंगित करता है, और मेलुहा शब्द जो है यह सिंधु क्षेत्र को इंगित करता है दोस्तों, सिंधु क्षेत्र को इंगित करता है दोस्तों। इन सभी क्षेत्रों से एक दूसरे की मोहरें पाई गई हैं, मेलुहा क्षेत्र से, मगन से, दिलमुन से, इन सभी क्षेत्रों से कहीं पे सिंधु घाटी, सिंधु क्षेत्र में बहरीन की पाई गई, मकरन की पाई गई, तो वहीं मकरन में सिंधु की और बहरीन की पाई गई, बहरीन में मकरन और सिंधु की। तो मतलब कहा जाए मिक्स रूप में इन सभी की मोहरें एक दूसरे के क्षेत्र में पाए जाना दोस्तों। यहां दोस्तों मेलुहा शब्द याद कर लिए, कई बार यह सीधे आपसे पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में इराक से पाए गए सारगौन क्षेत्र के जो अभिलेख हैं, उस अभिलेख में जो दिलमुन शब्द है वह किसको इंगित करता है? दिलमुन शब्द वर्तमान बहरीन को इंगित करता है, मगन शब्द वर्तमान मकरान तट को इंगित करता है, और मेलुहा शब्द जो है सिंधु क्षेत्र को इंगित करता है दोस्तों। तो यह सारे नाम आपसे पूछे जा चुके हैं, आगे भी फिर से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लें। और जो गुजरात के निवासी थे दोस्तों, वो हाथी पालते थे। गुजरात के निवासी हाथी पालन का काम करते दोस्तों। तो गुजरात के निवासी हाथी पालन का काम करते दोस्तों। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहां लिख दिए, आप इन सारे पॉइंट्स को फटाफट तेजी के साथ लिखते जाएं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएं।
दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी, वरना मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। देखिए आज हमने उनके राजनीतिक, उनके आर्थिक, उनके सामाजिक जीवन को देख लिया। अब हमारा बचा है धार्मिक जीवन और उनके पतन का क्षेत्र, पतन क्यों हुआ उनका। फिर कुछ सैन्य क्षेत्र में उत्खनन से कुछ साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों को देखना है। और कौन सा क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है, इनके बारे में देखना है। तो यह सारे घटनाक्रम जो बचे हमारे हैं, वह सारे घटनाक्रम को हम दोस्तों कल देखेंगे, क्योंकि आपकी क्लास बड़ी हो रही है। तो मैं नहीं चाहता कि क्लास बहुत बड़ी होगी, आपको पढ़ाई भी करना, और भी टॉपिक्स और भी एरियाज देखने हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं दोस्तों समाप्त करता हूं। अपना ख्याल रखें, लगातार पढ़ाई करते रहें, जंग अपनी जारी रखें, क्योंकि आपकी जंग स्वयं से है। आपको अगर जीतना है तो आपको स्वयं से जीतना होगा, आपको किसी और को हराना नहीं है। आपके अंदर जो बैठा हुआ डर है, आपको उसी को हराना। आपको सब कुछ आता है पहले से ही, बस आपको उस पर पड़ी धूल को हटा देना है दोस्तों। तो मैं यहां से धूल हटाने काम करूं दोस्तों। आपने सारी चीजें पहले से ही पढ़ रखी हैं, लगातार तेजी के साथ रिवीजन करते रहे। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार साथियों।